तो 6 सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। सबसे पहले इतिहास है, इतिहास के बाद आपका संविधान है, संविधान के बाद राज्य व्यवस्था है, संविधान राज्य व्यवस्था एक ही है, इसके बाद भूगोल है, भूगोल के बाद पर्यावरण है, फिर विज्ञान है, फिर अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास के अंतर्गत टॉपिक आज मैं ले रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी ये शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, काफी सारे शहर हैं, देखो कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट एक टाइप के क्वेश्चन में आप रिवाइज कराऊंगा अभी आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर हैं ये कई सारे नदियों के किनारे अवस्थित है, कई सारी नदियों के किनारे अवस्थित है। मैच द फॉलोइंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो आज के सेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर हैं और किन नदियों के किनारे अवस्थित हैं इनको लेकर के आज डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है सारे देख लेते हैं। सबसे पहला शहर है हड़प्पा। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लिखते जाइएगा, लिस्ट बना लीजिए इसकी, है ना। ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। और आज के बाद गलत नहीं हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना है। इसके बाद अगली साइट है आपकी कालीबंगा। कालीबंगा से मेरा भारत दर्शन का भी वीडियो है। कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगा क्या है? घग्गर नदी के किनारे है। ये पहले सरस्वती नदी भी हुआ करती थी आपकी। ये आपका राजस्थान में है, पीलीबंगा के पास है कालीबंगा आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका लोथल। लोथल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में है। किसके किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहां अवस्थित है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद है रोपड़। रोपड़ पंजाब में है आपका, और ये है आपका सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। सारे नदियों के किनारे ये महत्वपूर्ण शहर आपके बसे हैं। इसके बाद है मांडा। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है और सबसे उत्तरी स्थल है ये आपका चेनाब नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। इसके बाद मांडा के बाद अगला स्थल है आपका दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और सबसे दक्षिणतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये आपका जो है प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा नदी। ठीक है, क्रम से ये नदियों का पूरा क्रम बना लीजिए। इसके बाद है आलमगीरपुर। ये सबसे पश्चिमी स्थल है आपका, सबसे पूर्वी स्थल है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जनपद में। और ये आपका हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। इसके बाद ये दो नदी और हैं आपका, एक सुत कांगेडोर है जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है आपका, सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर, यहां से एक क्वेश्चन और अभी आपका क्लियर करा दूंगा। ये दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। ठीक है, और एक जगह है आपकी भगवानपुरा। भगवानपुरा, भगवानपुरा आपका जो है ये सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे है, सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, तो ये टोटल आपकी महत्वपूर्ण स्थल है और उनसे जुड़ी हुई नदियां हैं। ये रिवाइज कर लो, क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं हो। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज, मांडा, चिनाब, दैमाबाद, प्रवरा, आलमगीरपुर, हिंडन, सुतकांगेडोर, दास्क और भगवानपुरा सरस्वती। अब यहाँ पे देखिए, ये भी देख ही लीजिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी स्थलों की बात करें तो सबसे पूर्वी आपका आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। ठीक है, ये आपका जो है हिंडन नदी किनारे है आपका। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है मांडा। मांडा आपका चिनाब के किनारे है, चेनाब के किनारे है। ठीक है, इसके बाद ये है सुत कांगेडोर, सुत कांगे, मकरान तट जो आपका है, सुत कांगेडोर, ये आपका दास्क नदी के किनारे है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका कौन सा है? सबसे दक्षिणतम हिंडन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सबसे दक्षिणी आपका जो है वो कौन सा है? सबसे दक्षिणी आपका दैमाबाद। दैमाबाद ये आपका प्रवरा नदी किनारे, प्रवरा, प्रवरा ये आपका महाराष्ट्र में पड़ती है साइट। ये आपकी यूपी की साइट है, ये आपकी जम्मू कश्मीर की साइट है, J&K की साइट है, और ये आपकी जो है मकरान तट की साइट है, मकरान तट की साइट है। ये आपकी टोटल साइट है। क्लियर है सभी को? स्पष्ट है? चलिए बहुत बढ़िया, सारे लोग नोट्स बनाते जाएं, जितना भी पढ़ाता जाऊं नोट्स बनाते जाएं, है ना। तो ये तो आपके हो गए
इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके स्थल और उससे जुड़ी हुई चीजें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो आपका है वो है भारत के संविधान से जुड़ी हुई चीज। संविधान में पढ़ रहे थे अनुसूचियां, देखो अनुच्छेद याद करा दिए, जो बच्चे रेगुलर हैं मजा आ गई होगी उनको, ठीक है। अनुच्छेद पढ़ लिए, अनुसूची पढ़ रहे हैं। अनुसूची में भी 7 अनुसूचियां पढ़ चुके हैं हम। अनुसूची में टोटल 7 अनुसूची पढ़ चुके हैं। आज 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं आज खत्म कर दें क्या मामला, ठीक है। ये टोटल आपकी अनुसूचियां हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची आपकी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं हैं इसमें, संविधान की टोटल 22 भाषाएं शेड्यूल्ड लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान जब बना था तब 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया और सिंधी को जोड़ दिया गया। तो पहले जुड़ी सिंधी इसके साथ, ठीक है, हो गई 15। इसके बाद फिर अगेन एक संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और उसके तहत जो है कई सारी जोड़ दी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ठीक है। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी 3 भाषाएं और जुड़ गई। तो ये टोटल कितनी हो गई, 18 हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर एक संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन 2004 में, और इसके तहत संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, इनको और जोड़ दिया गया। तो टोटल आपकी कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई, 22। देखो इन लैंग्वेज का बहुत महत्व है, क्योंकि यही लैंग्वेज आप कोई भी सरकारी फॉर्म भरते हैं, कुछ भी करते हैं, इन्हीं लैंग्वेज का योगदान होता है सबसे ज्यादा। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, मूलतः 14 भाषाएं थी। फिर इसके बाद सिंधी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी और मणिपुरी को ऐड किया गया है। ध्यान रखिएगा, सिंधी आपकी जोड़ी गई है 21वें संविधान संशोधन से, कोंकणी, नेपाली और आपकी जो है मणिपुरी जोड़ी गई है 71वें संविधान संशोधन से। 21वां, 71वां और ये 92वां संविधान संशोधन, ये जो आपकी जुड़ी है 92 अमेंडमेंट से जुड़ी है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, स्पष्ट है भाई सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा मामला है ना, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या है आपकी, भूमि सुधार से जुड़ी हुई है। प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है भूमि सुधार अधिनियम। भूमि लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए जितने भी एक्ट हैं सब इसमें डाले जाते हैं, भूमि सुधार अधिनियम। और इसकी विशेषता यह है कि इसको न्यायालय में कोई भी अधिनियम जो कि लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है और इस अनुसूची में यदि उसको डाल दिया जाता है तो न्यायालय नहीं जाया जा सकता, ठीक है। पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में इसमें टोटल 282 अधिनियम डाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भैया ठीक है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी डाल देंगे यहाँ पे, कि आप पता चला कि इसमें जो है आरक्षण से जुड़े हुए मुद्दे डाल देंगे, तब फिर हम रिव्यू कर लेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद एक और जुड़ी आपका 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से जुड़ी। 52वें संविधान संशोधन, ये ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चों को याद नहीं रहता आपका, राजीव गांधी सरकार थी। 52वें संविधान संशोधन से जुड़ी 10वीं अनुसूची, ये आपकी दल बदल से जुड़ी हुई है। दल बदल अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अपना दल नहीं बदल सकता, ठीक है, और उसके कुछ नियम दिए गए हैं। दल बदल अधिनियम से जुड़ी हुई आपकी 10वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा। 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, ये 1985 में हुआ था, उसके तहत ये जोड़ी गई थी। 11वां आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 73वां, ये आपका पंचायती राज से जुड़ी हुई है। पंचायती राज, टोटल 29 विषय इसमें दिए गए हैं कि पंचायती राज वालों को क्या क्या डायरेक्शन पे काम करना है, टोटल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची आपके 74वां संविधान संशोधन 1992 से जुड़ी हुई है, और ये शहरी निकायों से जुड़ी हुई है। शहरी निकाय, शहरी निकायों के स्थानीय प्रशासन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो शहरी स्थानीय निकाय से जुड़ी, इसमें 18 विषय हैं टोटल। तो ये टोटल आपकी अनुसूचियां कंप्लीट हो गई, ठीक है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में लैंड रिफॉर्म है आपका। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम है, और 11वीं अनुसूची में ये आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था है, और ये आपका 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों से जुड़े हुए।
राजेश तिवारी जी बेटा पढ़ भी लिया करो, यहाँ क्लास में आप दरबार करते रहते हैं। थोड़ा सा यदि आपको एग्जाम नहीं देना है तो दूसरे बच्चों को देना है। ध्यान रखो, यहाँ पे कोई भी आता है क्लास के टाइम पे बात करना अलाउ नहीं है, ठीक है। आप लोग जरूर घर पे बैठे हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि चैट सेक्शन मिल गया और इसमें दरबार चल रहा है आप लोगों का। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं ये चीजें, ध्यान रखिएगा। मेरी क्लास में आप यदि पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में दूसरा कोई काम करिए। यहाँ पे कोई भी बच्चा किसी भी तरीके के डिस्कशन के लिए नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा सभी को, क्लियर रखिएगा, नहीं ब्लॉक कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा लगे आपको बुरा लगे, पढ़ाई करिए, केवल पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी और की चिंता मत करिए, अपनी चिंता करिए, ठीक है। अपनी अपनी चिंता करेंगे तो ज्यादा बच्चा है, बढ़िया है बेटा। ऐसा मनोज शर्मा जी कोई नहीं है कि 6 महीने के अंदर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर मेजोरिटी होनी चाहिए आपके पास, नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपके अनुसूचियां हो गई टोटल, ठीक है। 12 की 12 अनुसूचियां कंप्लीट, संविधान संशोधन कंप्लीट, देखो कितना करा दिया। बाकी मैं आपको आगे भी एक एक आर्टिकल फिर कराना चालू करूंगा, क्यों परेशान हो। अब चलते हैं, आते हैं अपने राज व्यवस्था के बाद भूगोल वाले विषय वस्तु में। देखो, भूगोल में पिछले सेशन में मैंने आपको तटीय क्षेत्रों से बताया था, तटीय राज्यों के बारे में बताया था। आज हम भारत की तटीय राज्य के सीमाओं को देखेंगे कि तटीय भारत का विस्तार कितना है, ठीक है। भारत का तटीय विस्तार कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, एक बार समझने का प्रयास करिए। ये देखिए, हमारी जो तट रेखा है बहुत कटी फटी है। ये तट रेखा आप देख पा रहे हैं, बहुत कटी फटी है तट रेखा। ये देखिए आपकी, ये तट रेखा आपकी क्या है, बहुत कटी फटी है। ये हर एक राज्य की, हर एक देश की तट रेखा इतनी ही कटी फटी होती है। तो क्या किया गया है कि एक अंतरराष्ट्रीय लॉ है आपका, यूनाइटेड नेशन के द्वारा समुद्र पे कानून बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी अनक्लॉज डेवलप किया गया है, सभी देशों के द्वारा इसमें सहमति व्यक्त की गई है। उसके द्वारा जो है कि किसी देश का समुद्र पे कितना अधिकार होगा, इसको लेकर चीजें बताई गई हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहां पे आप देखेंगे ये वाला जितना भी सेक्शन है, सबसे पहले कटी फटी तटरेखा को आपस में मिला दिया गया है। क्या किया गया है, कटी फटी तटरेखा को आपस में मिला दिया गया है। कटी फटी तटरेखा को आपस में क्या किया गया है, मिला दिया गया है। कटी फटी तटरेखा को आपस में मिला दिया गया है। कटी फटी तटरेखा को आपस में मिला दिया गया है। तो जो कटी फटी तटरेखा है, जो इसको आपस में मिलाया गया, तो इसको बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं, आधार रेखा। रिवीजन है, रिवीजन कर लो। आधार रेखा के अंदर जो भी पानी है आपका, इसको बोलते हैं आंतरिक सागर। यहां पे जो आंतरिक जल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक जल। आधार रेखा को मिलाने से जो भी वाटर बॉडी है आपका, इसको बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोला जाता है, इनर वाटर या आंतरिक जल के तौर पे जानते हैं। अब देखिए, ये आपकी आधार रेखा बन गई। आधार रेखा के बाद ये देखिए सीधी खींच दी गई। इसमें एक नॉर्मली आपको दिखाया गया है, इससे तो नहीं खींची गई है, बट ओवरऑल देखिए ये आपकी एक आधार रेखा खींच दी गई। इससे क्या है कि फिर मतलब आपको समुद्र में दूरी लेनी है ना, तो ऐसे दूरी नहीं ले सकते, सीधे सीधे आपको रेखा खींचनी पड़ी। तो इसके अंदर का जितना भी वाटर है, ये देखिए ये सब आंतरिक जल के अंतर्गत माना जाता है। अब देखिए, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, एक नॉटिकल मील में कितना होता है, 1.852 किलोमीटर के आसपास होता है। 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल मील में, ठीक है। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के दूरी को क्या बोला जाता है, ये इसे हम बोलते हैं प्रादेशिक जल। क्या बोलते हैं इसको, प्रादेशिक जल। ये क्षेत्र क्या है आपका, प्रादेशिक जल बोलते हैं। इसमें भारत के पास समस्त अधिकार होते हैं, समस्त अधिकार होते हैं, हर तरीके के अधिकार होते हैं प्रादेशिक जल पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय सागर। प्रादेशिक जल या क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। संपूर्ण राइट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्षेत्रीय सागर, जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं, उनमें जो कुछ भी होता है, सब कुछ भारत के अधिकार क्षेत्र में होता है, प्रादेशिक क्षेत्र में। फिर इसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है, संलग्न क्षेत्र। इसको बोलते हैं समीपस्थ क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, ठीक है। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील, ये दूरी जो है आपकी क्या कहलाती है, संलग्न क्षेत्र कहलाती है, ठीक है। संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक होता है और इसमें भारत में सीमा शुल्क कर सकते हैं हम, वित्तीय अधिकार होते हैं सारे प्रकार के। कोई भी यदि संलग्न क्षेत्र में प्रवेश करेगा
तो उसको ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, सीमा शुल्क देना होगा, सारे प्रकार के जो है वित्तीय अधिकार होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी जो आपकी है, इसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो और इसके बाद फिर खुला समुद्र होता है आपका, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, खुला समुद्र होता है। तो जो ये 200 अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, यहां पर जो है जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है उसकी छूट प्राप्त होती है, ठीक है, और यहां पर जो है सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी बिना भारत सरकार की परमिशन के कोई भी जहाज प्रवेश नहीं कर सकता है, दिया आएगा तो उसको भी सीमा शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी देश का विस्तार कहां तक होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक होता है। उसके बाद खुला समुद्र होता है आपका, ओपन सी होता है, खुला समुद्र, खुला समुद्र, उसमें कोई भी किसी भी देश का समुद्र जहाज क्या है, गति कर सकता है, घूम सकता है, व्यापार करे, वाणिज्य करे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपको रफली एक बार पता होना चाहिए, सिंपल सा है। पहली बात आधार रेखा समझ में आ गई, आधार रेखा तटों को मिलाती है, आधार रेखा के अंतर के पानी को क्या बोलते हैं हम, आंतरिक जल बोलते हैं। इसके बाद आपका आधार रेखा के बाद 12 नॉटिकल मील तक की दूरी जो आपकी है, इसको क्या कहा जाता है, 12 नॉटिकल मील की दूरी को क्षेत्रीय सागर या प्रादेशिक जल। इसके बाद होता है आपका संलग्न क्षेत्र, इसके बाद होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। चलो डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण ही है ना भाई। अरे कुछ दिख रहा है, बताओ भाई कुछ दिख रहा है आप लोगों को, कुछ दिख रहा हो तो बताओ। ये मैं हट गया पीछे, क्या दिख रहा है एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, पीछे क्या दिख रहा है आप लोगों को, पीछे क्या दिख रहा है, ये तस्वीर देख के बताना है आपको। जिसको कुछ भी दिख रहा हो बताए, कमेंट वाले कहां हैं। ये पर्यावरण का टॉपिक लिया है मैंने, किसी को कुछ दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो फिर बताओ कमेंट सेक्शन में, सर कुछ नहीं दिख रहा है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। मैं श्रीवा जडेजा जी को दिख गया। ये इंडिया गेट है भाई इंडिया गेट है, ये धुंध मची हुई है, दिल्ली की तस्वीर है, दिल्ली की फोटो है ये हालत है अभी दिल्ली का। वायु गुणवत्ता सूचकांक इस स्थिति पे चला गया है। आप लोग तो घर पे बैठे हुए आनंद ले रहे हो, हम लोग घुट रहे हैं यहाँ पे खांसी होने लग गई है, खांसी हो गई है यहाँ पे अभी पता नहीं दीपावली के बाद झेलना और पड़ेगा। तो ये हालत है दिल्ली की। आज मैं आपको जीती जागती एक तस्वीर दिखा रहा हूं, और भी तस्वीरें होंगी। ये देखिए ट्रैफिक की तस्वीरें हैं, ये ट्रैफिक के हाल है। दिन में लाइट जला के चलाना पड़ रहा है ट्रैफिक को, ठीक है, दिन में लाइट जला के चलाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी दिल्ली में वायु प्रदूषण अपरिहार्य कारण, मतलब पर्यावरणीय संकट की स्थिति पे आ चुका है। अभी कृत्रिम वर्षा की बात हो रही कि भैया कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी, कानपुर IIT कानपुर के द्वारा जो है इस पे लेकर के काम किया जा रहा है। तो वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, बहुत बुरी स्थिति में आ चुकी है। स्वास्थ्य संकट भी इसमें बड़े स्तर पे पड़ने वाला है। एम्स के द्वारा बताया गया है कि पिछले कई वर्षों के बाद इस बार रिकॉर्ड टूटा है, लगभग वायु गुणवत्ता सूचकांक 950 को पार कर चुका है। तो इतनी दूषित वायु हो चुकी है यहाँ पे। अब इसके पीछे का कारण पराली जलाना है, पराली दहन। अब इस किसानों के पास भी अभी दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं आया है, क्या करें वो, पराली दहन। आसपास हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा क्या किया जाता है, खेतों में जो अपशिष्ट बचता है, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान अगले फसल, जो अभी आपको पता है कि अभी दिसंबर में रबी की फसल चालू हो जाएगी, तो खेतों की सफाई की जाती है। ये धान के बाद जो भूसी बचती है ना, पराली बचती है ना, वो है आपका। फसल अवशेषों को जलाने का रास्ता चुना जाता है। इससे बड़ी मात्रा में धुआं और पर्टिकुलर मैटर्स, जिनको हम कणिका पदार्थ बोलते हैं, कणिका पदार्थ जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर मैटर या PM मैटर्स। तो ये PM मैटर्स क्या होते हैं, हवा के साथ मिल जाते हैं, हवा के साथ बह करके दिल्ली और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में, दिल्ली NCR में फैल जाते हैं, ठीक है। तो पराली दहन का पूरा योगदान टोटल, पिछले बार के सफर करके एक आपका जो है ऐप है, और उस ऐप के अनुसार पराली दहन का योगदान कितना है, 25% आपका योगदान है। 25% तो पराली के कारण होता है, ठीक है। और जब पराली जलाई जाती है
कृषि अवशेषों को जलाया जाता है तो जहरीले प्रदूषकों का उत्सर्जन होता है, बहुत सारे जहरीले प्रदूषक जो है मिलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है एक बार मैं बताता हूं क्या क्या। जब भी कोई फसल जलती है, और जो आज दिल्ली की हवा को आप देख रहे हो, पता है इस हवा में क्या क्या है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। धान, गेहूं, गन्ना, जितने भी फसलों का दहन किया जाता है, वायुमंडल में पहली बात तो इनसे क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी जहरीली गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी आपके यहां पे निकलते हैं बड़ी मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब आपके जो है ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं इसमें। इसके बाद ब्लैक कार्बन बहुत सारा निकलता है इसमें, ब्लैक कार्बन राख जो होती है आपकी, है ना। ऑर्गेनिक कार्बन बहुत सारा निकलता है आपका, ऑर्गेनिक कार्बन भी निकलता है। इसके बाद ओजोन निकलती है आपकी, O3, ये भी आपका जो है यहाँ पे रिलीज होती है, ये भी आपका एक जो है प्रदूषक गैस है। ठीक है, और इसके अलावा कणिका पदार्थ निकलते हैं, PM, जिनको हम करते हैं PM मैटर्स, ये एरोसोल्स भी बोलते हैं इनको, एरोसोल्स ये भी निकलते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको कंज्यूम करते हैं यहाँ की हवा, तो ये हमारे फेफड़ों में जाकर के PM मैटर्स जाकर के क्षति पहुंचाते हैं स्वास्थ्य को, जलवायु को, फिर खांसी जुकाम और बीमारी, बहुत सारी स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, तो दिल्ली की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब है, और दिल्ली में लगातार जो है इस तरीके की प्रदूषक गैसें व्यक्ति जो है लेने की तरफ बढ़ रहा है। और देखो एक कारण यह भी है क्योंकि इस समय जो वायु का प्रवाह होता है, वायु का वेग होता है, वो दिल्ली की तरफ होता है। ठीक है, सर्दियों के महीने में दिल्ली की तरफ पवनें सारी की सारी होती हैं, पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम होती है, पवनें हरियाणा और पंजाब से लगातार जो है दिल्ली में पहुंचती हैं। तो इस समय जितनी भी पवनें होती हैं वो सब दिल्ली की ओर होती हैं, तो जितना भी प्रदूषण होता है सारा का सारा प्रदूषण लेके दिल्ली में ला करके खड़ा कर देती हैं। ठीक, तो ये स्थिति है दिल्ली की। अब देखो इसको रोकने का उपाय एक ही है कि पहली बात पराली दहन का अल्टरनेटिव देखा जाए कि कैसे जो है जो कृषि अपशिष्ट निकलता है, इसको लेकर कई बार दिल्ली सरकार के द्वारा बोला तो गया कि हमने एक केमिकल बनाया है, वो केमिकल से क्या होगा कि उसको हम खेत में छिड़काव कर देंगे तो खेत में, यही हो सकता है कि कोई एक ऐसा जो है रासायनिक पदार्थ बनाया जाए जिससे पूरी की पूरी फसल जो है खाद में बदल जाए, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें उसको डाल दिया जाए, छिड़काव कर दिया जाए, और ऐसे कई सारे बनाई जा चुकी हैं चीजें, लेकिन इतने व्यापक स्तर पे, और किसानों को भी अभी क्या है कि अल्टरनेटिव और इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा, उनको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो 25 अक्टूबर 2023 की हवा की गुणवत्ता में, मतलब अभी जब ये एक चीज ये भी है कि हवा का रुख बदल जाए, लेकिन ये तो नेचुरल है, इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा जो मुख्यतः प्रयास यही होना चाहिए कि हमें ये सब चीजों को हम कोशिश करें कि बचें इससे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली की स्थिति कुछ इस तरीके की है। चलिए आगे चलें। हाँ, ये पराली दहन की तस्वीरें हैं आपकी। हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया भी था विटामिन को लेकर के। ठीक है, चर्चा की थी। विटामिन B12 तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, जो भी बच्चे रहे होंगे विटामिन B12 तक आप सभी ने पढ़ लिया था। आज जो है आगे की विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन C, D, E, K, C, D, E, K। विटामिन B12 तक मैंने बता दिया था, ध्यान रखिएगा। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है इसको बोलते हैं एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये स्कर्वी रोग होता है इससे। रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग होता है इससे। स्कर्बिक एसिड या स्कर्वी रोग इससे होता है। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। कैसे पदार्थों में? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ कौन कौन से? जैसे नींबू है, जैसे संतरा है, नींबू, संतरा, ठीक है, आंवला, आंवला, ये सारे के सारे जितने भी हैं आपके, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सभी में ये पाया जाता है आपका विटामिन सी। ठीक है, जितने भी नींबू अंश के, टमाटर, सब्जियां, सभी में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में आप सभी जानते हैं। आज के टाइम पे जितने भी भारत में लोग हैं सब लगभग विटामिन डी को लेकर के परेशान हैं। सबको विटामिन डी की कमी है, सूरज का प्रकाश मिलता नहीं है। इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। रिकेट्स या सूखा रोग,
सूखा रोग हो जाता है। ये रिच मात्रा में एक तो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, बाकी मक्खा, मछली का तेल, मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि इनमें भी पाया जाता है। बाकी सूर्य के प्रकाश को जब आप लेते हैं, खासकर सर्दियों का टाइम है थोड़ा सा, इसीलिए मैं सुबह के टाइम आप लोगों को कहता हूं कि थोड़ा टहल आया करो, सूर्य का प्रकाश भी आपके शरीर में पड़ जाएगा। ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई आपका जो है, विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है। ये आपका टोकोफेरॉल की कमी से, यदि इसकी कमी हो गई विटामिन ई की, तो प्रजनन क्षमता की कमी हो सकती है। आपके जो जननांग है, जो पेशियां हैं, वो कमजोर हो जाएंगी। ठीक है। तो विटामिन ई से नपुंसकता आ जाएगी, नपुंसकता। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो सकती है। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसकी पूर्ति के लिए तेल, अंडा जो है वही सोयाबीन, गेहूं, ये सारी चीजें इसको हम देखते हैं। विटामिन के आपका जो है, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। और यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो आपको, जैसे ब्लड कटता है ना भी, तो तुरंत थक्का बन जाता है, तो चोट लगने पर ब्लड में थक्का नहीं जमेगा, फिर ब्लड फिर लगातार बहता रहेगा आपका। ठीक है। रक्त का थक्का ना जमना, इसकी कमी से रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है। रक्त का थक्का ना जमना, इसकी कमी से। ठीक है। और ये आपका विटामिन के रिच मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में। ठीक है। हरी सब्जियों में पाया जाता है, सोयाबीन और बाकी सारी चीजें, अंडा वगैरह सब में पाया जाता है। ये आपके चारों विटामिन हो गए। ए और भी मैंने पहले कवर करा दिए थे। स्कार्बी कम हो गया, स्कार्बी होता है इसमें। ठीक है। स्कार्बी इसकी कमी से, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी रिकेट्स होता है, सूर्य के प्रकाश में मिलता है। टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई है, और नेफ्थोक्विनोन आपका ये जो है विटामिन के है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका। अब लास्ट चलते हैं अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में। साइंस का हो गया, विटामिन के इंपॉर्टेंट जितने भी हैं सारे मैंने बता दिए। अब आगे चलते, देखो अर्थव्यवस्था में आपको मुद्रा पढ़ा रहा था। आज के सेशन में आपको M1, M2, M3, M4 पढ़ाऊंगा। अब आपको लगेगा सर जी ये क्या है, M1, M2, M3, M4 क्या है? आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। दरअसल M1, M2, M3, M4 ही वो तरीका है जिस तरीके से RBI ये पता लगाता है कि मार्केट में मुद्रा का प्रवाह कितना है, कितनी मुद्रा मार्केट में है, प्रचलन में कितनी मुद्रा है। मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में मुद्रा की पूर्ति का काम, उसका विनियमन का काम RBI करता है। ठीक है। और मुद्रा की पूर्ति के लिए एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसके तहत कम से कम 200 करोड़ रुपए रख करके रिजर्व बैंक कितनी भी मुद्रा छाप सकता है। 200 करोड़ रुपए आपके गोल्ड में भी हो सकते हैं और आपके फॉरेक्स रिजर्व में भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। अब RBI के द्वारा मुद्रा का मापन किया जाता है। देखिए यहां पे M1 को नैरो मनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? M1 को नैरो मनी। ठीक है। M1 को क्या बोलते हैं? नैरो मनी कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? नैरो मनी। और M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, है ना, ब्राद मुद्रा। अब देखिए M1 में क्या क्या चीजें आती हैं। M1 में जो आपकी प्रचलन में करेंसी है उसको रखते हैं। प्रचलन में करेंसी आप लोग भी लिख लीजिएगा, प्रचलन में करेंसी, जो आप रुपया कैश में यूज करते हैं, है ना। RBI के पास इसकी जानकारी रहती है कितनी करेंसी अभी मार्केट में है। प्लस साथ में करेंसी, प्लस साथ में बैंकों में जो है मांग जमा है। आपने वहां पर बैंकों में क्या कर रखा है? सेविंग अकाउंट में पैसा डाल रखा है। ठीक है। इसको बोलते हैं मांग जमा। मांग जमा कभी भी आप मांग सकते हैं, इसको हम सेविंग अकाउंट में पैसा आप लोग रखते हैं। और अदर आपकी कई सारी जमाएं हो सकती हैं। ठीक है। RD हो सकती है, आप RD करवा सकते हैं, आप FD करवा सकते हैं, ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। ठीक है। आप कैश में पैसा रख सकते हैं, ये सारी चीजें आप किस में रखते हैं? M1 के अंतर्गत। ठीक है। तो M1 में आपकी जो प्रचलन में करेंसी होती है और मांग जमा होती है, और आपका जो आपकी रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब टाइम लायबिलिटी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर है? स्पष्ट है सभी को? नहीं, इसमें FD RD नहीं है, माफ करिएगा, टाइम लायबिलिटी नहीं है,
इसमें मांग जमा है आपकी, जो सेविंग अकाउंट में आपके पैसा रहता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में मांग जमा आपका जो है, ठीक है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, इसको हम बोलते हैं कासा। कासा में जो पैसा आपका होता है, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, ये आपका रहता है। ये हो गया आपका M1। अब M1 के बाद M2 कैसे निकालते हैं? यदि हम M1 में जो है डाकघर का पैसा ऐड कर दें, ठीक है, डाकघर की जमाओं को ऐड कर दें, चाहे डाकघर में करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, इसको ऐड कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। M2 कैसे निकलेगा? M1 में हम डाकघर की जमाओं को और जोड़ दें। M1 क्या है? प्रचलन में करेंसी प्लस मांग जमा, ठीक है, ये आपका M1 है। M2 क्या है? M1 में ऐड कर दें डाकघर की जमा को, तो ये निकल आएगा M2। अब बात करते हैं M3 की। M1 में यदि हम जमा कर दें टाइम लायबिलिटी, देखिए दो प्रकार की लायबिलिटी होती है, एक तो आपकी डिमांड लायबिलिटी होती है, दूसरी टाइम लायबिलिटी होती है। ध्यान से समझिएगा। एक आपकी होती है मांग जमा। मांग जमा यानी ऐसा पैसा जो आप जमा करते हैं जो किसी भी समय आप बैंक के पास जा सकते हैं। एक होता है सावधि जमा। सावधि जमा इंग्लिश में इसको बता देता हूं, इसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी, इसको बोलते हैं हम टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी, सावधि मतलब एक अवधि के लिए जमा आपने कर रखा है। इसमें आपका कासा आता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आता है, इसमें आपका एफडी आरडी आता है, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ये आपका आता है। तो जब आप M1 निकालते हैं तो M1 में जो प्रचलन में करेंसी है और साथ में मांग जमा है, तो ये तो आपकी M1 हो गई, ठीक है। M2 में आपको क्या करना है? डाकघर की जो जमाएं हैं उनको और ऐड कर देना है, तो आपका M2 निकल आएगा। M3 में आपको क्या करना है? M1 प्लस साथ में टाइम लायबिलिटी को भी ऐड कर देना है। यानी कि देखिए M1 का मतलब क्या है? M1 में प्रचलन में करेंसी हो गई प्लस मांग जमा हो गई, प्लस M3 निकालना है, तो इसमें एफडी आईडी का पैसा और जोड़ देंगे तो M3 निकल आएगा। क्या निकल आएगा? आपका M3, ठीक है। और यदि हम M3 में डाक खानों की जमा को जोड़ दें तो M4 निकल आएगा आपका। M4 निकल आएगा, ध्यान से समझिएगा, M4 निकल आएगा आपका। M4 को हम ब्रॉड मनी या बृहत मुद्रा कहते हैं। बृहत मुद्रा, ये टोटल पैसा है आपका, M4 ही है, बृहत मनी इसको बोलते हैं, बृहत मुद्रा, ठीक है। तो M1, M2, M3, M4 क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। M1 में क्या है? प्रचलन में करेंसी प्लस जो आपका मांग जमा है, डिमांड लायबिलिटी। M2 में हम डाकघर को जोड़ के M2 निकाल देंगे। M3 में हमको क्या करना है? M1 प्लस टाइम लायबिलिटी को जोड़ देना है, M3 निकल आएगा। और M3 में जब डाक जमाएं कर देंगे तो हमारा M4 निकल आएगा, ठीक है। ये क्लियर है, ये M2, M2, M3, M4 है। अब यदि हम इनका तरलता का क्रम देखें कि सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड कौन सी करेंसी है, ठीक है, इसके क्रम देख लेते हैं। तरलता का क्रम, तरलता लिक्विडिटी का क्रम, मोस्ट लिक्विड इनमें से कौन सी है? तो मोस्ट लिक्विड की बात करेंगे तो M1 सबसे लिक्विड है, सबसे ज्यादा लिक्विड M1 है, फिर इसके बाद M2 है, फिर इसके बाद M3 है, और फिर इसके बाद M4 है, ठीक है। तरलता का क्रम यह है क्योंकि इसमें पूरी प्रचलन की करेंसी होती है और डिमांड लायबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। यदि हम बात करें कि इनका व्यापक कौन सी है, सबसे व्यापक यानी ब्रॉड कौन सी है, व्यापक क्रम की बात करें तो व्यापक क्रम में सबसे पहले M4 आएगा, ठीक है। M4 के बाद फिर आपका M3 है, M3 है, फिर आपका M2 है, और फिर आपका M1 है, ठीक है। M4 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं और M1 को नैरो मनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ये क्लियर है, स्पष्ट है? तो RBI M4 निकाल ले तो पता चल जाएगा मार्केट में कितना पैसा है, कितना पैसा घूम रहा है, ठीक है। नैरो मनी है M1 और ब्रॉड मनी है आपका M4, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, M1, M2, M3, M4, इससे पता चलता है कि मार्केट में कितना पैसा है, और पैसे के जो है पता किया जाता है कि कितनी पैसे की पूर्ति है, कितनी सप्लाई की गई है, पैसे की सप्लाई के बारे में पता चलता है इससे। तो इकोनॉमी में हमने M1, M2, M3, M4 पढ़ लिया, विटामिन वाले चैप्टर को पढ़ लिया यहाँ पे। साथ में देखिए मैंने आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक और ये बता दिया कि कैसे आपका जो है कितने प्रकार की गैसें प्रदूषक गैसों के तौर पे निकलती हैं पराली जलाने से, ठीक है। इसके बाद ये आपका जो है हमने तटरेखा के बारे में चर्चा कर ली, और इसके बाद हमने संविधान की सारी अनुसूचियां पढ़ ली, और इसके बाद जो है हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के यहाँ पर क्लास को आज डिस्कस किया है। तो आज के सेशन में 6 सब्जेक्ट का
6 टॉपिक के रिवीजन आपके फास्ट फॉरवर्ड हो गए। अब आप लोग एक बार, जैसे मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज रिवाइज कराता हूँ ना, अपने नोटबुक में भी जाके देख सकते हो, आपको आसानी से यही चीजें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। M4 का टोटल नहीं, मतलब M4 का टोटल कुछ नहीं है, M3 प्लस डाकघर की जमाएं M4 है। M4 निकालना है तो क्या करना है हमें, M3 को M3 में क्या प्लस कर देना है, आपका M3 में प्लस करना है डाकघर की जमाएं, चाहे वो सेविंग हो चाहे करंट अकाउंट हो, ठीक है। तो M4 निकल आएगा। M1 देखो सिंपल सा, M1 में प्रचलन में जो करेंसी है प्लस साथ में जो आपकी डिमांड जमा है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में, इससे निकल आएगा आपका M1। M2 में क्या करना है, M1 प्लस डाकघर की जमाएं M2 निकल आएगा। M3 में क्या करना है, M1 प्लस आपकी टाइम लायबिलिटी, जिसमें FD ID इनका पैसा ऐड कर देंगे, ठीक है। और M4 में आपको क्या करना है, M3 प्लस डाकघर की जमाएं आपका निकल आएगा M4। बस सिंपल सा मामला है, तो M4 को निकालना है, हो जाएगा पूरा मामला, ठीक है। तो ये आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट था और आप लोगों ने इसको किया, ठीक है। चलिए।